Life could be a dream. Life could be a dream. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 2 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का टॉपिक। न्यूक्लियस जिसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी खुलिये का दिमाग। यहाँ पर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी भी इंसान की बॉडी में या किसी भी जानदार के जिस्म में एक ब्रेन की ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशंस के लिए, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए सेल को भी कंट्रोल करने के लिए और सेल की इंफॉर्मेशंस को ले जाने या लेकर आने का काम भी न्यूक्लियस का काम करता है। यानी यहाँ से न्यूक्लियस का फंक्शन भी अब साफ नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, यानी न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन पर अगर हम बात करें, यानी न्यूक्लियस की जगह एनिमल सेल में और प्लांट सेल में किस तरह होती है कि न्यूक्लियस की पोजीशन एनिमल सेल में हमेशा सेंट्रल होती है, यानी एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है, और प्लांट सेल में पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल का मतलब एक बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के साइड यानी कि करीब पाया जाता है। नंबर की बात की जाए तो न्यूक्लियस मुख्तलिफ़ खुलियों में मुख्तलिफ नंबर्स में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि प्लांट एनिमल सेल्स की, तो इनमें एक एक वैक्यूल न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेल्स में दो न्यूक्लियस भी होते हैं, जैसे कि पैरामेशियम है, और ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स भी होते हैं, जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, जैसे आमतौर पर फंगस के सेल्स। डिस्कवरी की अगर बात करें तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला एक रॉबर्ट ब्राउन साइंसदान जिसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। शेप्स की बात करें तो न्यूक्लियस मुख्तलिफ शेप्स के पाए जाते हैं सेल्स में। ज़्यादातर न्यूक्लियस ओवल, राउंड, स्फेरिकल और इर्रेगुलर शेप में पाए जाते हैं। अब चलते हैं न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स की तरफ, यानी न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लियस के ये सारे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इन सारे पार्ट्स को, ये न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आकर समझेंगे। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये आपको न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर हम न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहला पार्ट कौन सा था? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो कि आपको चारों तरफ नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के, डबल मेम्ब्रेनस, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर इनर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। अगला पार्ट न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन के इंटरवल में थोड़ी थोड़ी जगह पर ये पोर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में मटेरियल एक्सचेंज करने का काम न्यूक्लियर पोर्स करते हैं। अगला पार्ट कौन सा था? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स, क्रोमेटिन्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अगला पार्ट था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस का काम न्यूक्लियस को कंट्रोल करना, आरएनए को बनाना, प्रोटीन्स को बनाना, राइबोसोम्स को बनाना, न्यूक्लियोलस का काम होता है। अगला पार्ट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के जेल लाइक सब्सटेंस में आपको थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस के अंदर नज़र आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क, ये धागे नुमा आपको जाले से जो न्यूक्लियस के अंदर नज़र आ रहे हैं, इन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क ये बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। क्रोमेटिन नेटवर्क इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यही क्रोमेटिन नेटवर्क सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम्स बनाते हैं। यानी जब कोई भी सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल टूटता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क तब्दील हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स इस तरह के दिखते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
शॉर्टली हम क्रोमोसोम्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्रोमोसोम्स इस तरीके के दिखते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और बीच में एक पार्ट होता है जो इन दोनों को जोड़ने में मदद देता है, उसे सेंट्रोमेयर कहा जाता है। तो ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। यही क्रोमोसोम्स हमारी हेरिडिटी विरासत में काम आते हैं, क्योंकि यही क्रोमोसोम्स में मुश्तमिल होते हैं हमारा डीएनए और प्रोटीन्स। डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। यही क्रोमोसोम्स हमारी सेल डिवीज़न में भी काम आते हैं और मुख्तलिफ़ जानदारों में उनके खुलियों में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है क्रोमोसोम्स की, यानी कि हर जानदार में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे कि इंसान की अगर बात करें तो इंसान के एक खुलिये में ड्यूरिंग सेल डिवीज़न 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के टूटने से। इस तरह मुख्तलिफ़ जानदारों में उनके खुलियों में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ पाई जाती है। ये क्रोमोसोम्स ना सिर्फ सेल डिवीज़न में काम आते हैं बल्कि हमारी हेरिडिटी में भी काम आते हैं, क्योंकि इसमें हमारा हेरिडिटी मटीरियल मौजूद है, डीएनए। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक न्यूक्लियस समझ आया होगा। आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें, समझें। थैंक यू वेरी मच।